इस पूरी दुनिया में बस गिने चुने ही लोग रह गए हैं जिनको हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए परमाणु बम की भयानक तीव्रता स्पष्ट रूप से याद है। लगभग 78 साल पहले विश्व के द्वितीय महायुद्ध को अपने चरम सीमा पर लाने वाली, पूरी दुनिया की युद्ध की तस्वीर बदलने वाली इस घटना को क्रिस्टोफर नोलन जैसे प्रतिभाशाली डायरेक्टर ने आईमैक्स जैसे पर्दे के ऊपर उसे उतारने का जो महत्व प्रयास किया है, इसे देख के पूरी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं खुद हैरान सा हो गया हूँ। वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लोग उनके कहे का एक ठीक ठाक सा मतलब निकालते ही रहते हैं, मानो वो एक दंत कथा बन गए हैं। उनकी हर एक फिल्म को सिनेमा की इतिहास की जानी मानी पुस्तक की तरह पढ़ा जाता है। वो कायदे में रह के फिल्म नहीं बनाते, उनकी फिल्में ही कायदा बन जाती हैं। उनकी ओपनहाइमर इस फिल्म को ऑस्कर में कितने नॉमिनेशन मिलेंगे, इसके ऊपर इस फिल्म की रिलीज से पहले ही चर्चा हो रही थी। तो आइए दोस्तों, ओपनहाइमर के ऊपर जरा नजर डालते हैं। फिल्म ओपनहाइमर विस्फोटक हथियारों के जनक कहे जाने वाले ओपनहाइमर के जिंदगी के उन घटनाओं के ऊपर आधारित है जहाँ पे वो खुद दिल और दिमाग के बीच का संतुलन बनाने की कोशिश में कुछ अलग ही कर बैठते हैं, जिसका पश्चाताप उन्हें खुद के मरने तक भी लगा रहा था। ऐसा ही कुछ अल्फ्रेड नोबेल इस साइंटिस्ट के साथ भी हुआ था जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसी पश्चाताप का आविष्कार है नोबेल पुरस्कार, जिसमें शांतता का नोबेल सबसे ऊपर रहता है। ओपनहाइमर यहूदी परिवार से थे और हिटलर के अत्याचार से त्रस्त होकर उन्होंने अमेरिका में पनाह ली थी, लेकिन उनका जर्मनी से खून और पढ़ाई का बहुत ही गहरा रिश्ता था और वो उसे कभी भी नकारते नहीं थे। जर्मनी ने जिस द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत की थी, उसे निर्णायक मोड़ पर लाने में ओपनहाइमर के परमाणु बम की बहुत ही निर्णायक भूमिका रही थी। ये फिल्म मुख्य रूप से ओपनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना के लिए जो ट्रिनिटी कोड के अंतर्गत परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, उसके ऊपर की कहानी है। परीक्षण के पहले की और बाद की घटनाएं बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाई गई है। ओपनहाइमर भले ही एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट रहे हो, लेकिन आम दुनिया की तौर तरीके से वो बिल्कुल अनजान थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपने खुद के मन की बात कही, सब पे भरोसा किया और इस भरोसे की बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई। फिल्म की शुरुआत ही एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से होती है। नोलन ने इस फिल्म के छोटे छोटे डिटेल के लिए आईमैक्स कैमरे का बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल किया है। किरदारों के चेहरे के रंग या उनकी अनकही भावनाएं या उनकी आंखों से छलकता हुआ हर एक आंसू आप महसूस कर सकते हो। खास करके वो परमाणु बम का विस्फोट आपको एक अलग ही अनुभव देगा। लुडविग गोरासंस का म्यूजिक फिल्म में हो रही बेचैनी को और भी बढ़ा देता है। नोलन घड़ी की टिकटॉक से आपकी चिंताओं को बढ़ाते रहते हैं। घटनाएं आपके इमोशन को इस तरह से पकड़ लेती है कि मुख्य किरदार के आत्मग्लानि से ही आप पश्चाताप में आंसुओं में डूब जाते हो। लगभग 3 घंटे का रन टाइम लेने वाली इस फिल्म की कहानी रॉबर्ट ओपनहाइमर की अमेरिकन प्रोमीथस इस बायोग्राफी के ऊपर आधारित है। परमाणु परीक्षण और उससे जुड़ी घटनाओं का चित्रण करते हुए फिल्म अतीत और वर्तमान में घूमती रहती है, जिनमें अमेरिकन यहूदियों के उनके खुद के समीकरण, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ में उनके खुद के व्यवहार, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या लेफ्टिस्ट के प्रति उनका झुकाव, रूसी जासूस होने के आरोप के बाद में उनकी सरकारी सुनवाई और अन्य बहुत सारी घटनाओं का चित्रीकरण समाविष्ट है। एक इंसान जो अपनी खोज पे बहुत ही गर्व करता था, इस परमाणु विस्फोट के बाद में किसी से नजरें उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। इस फिल्म की कहानी इस बात पे ज़्यादा जोर देती है कि किस तरह से ओपनहाइमर की अति महत्वाकांक्षा और फिजिक्स के प्रति उनका हद से भी ज्यादा प्रेम पूरी दुनिया को विनाश की खाई की ओर ढकेल देता है। क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म में बड़ी चतुराई से ओपनहाइमर के दिल को उनके दिमाग के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। ओपनहाइमर के किरदार में किलियन मर्फी ने अपने हद से भी ज्यादा की एफर्ट इस तरह से डाल दी है कि शायद ही उनकी तरह कोई इस किरदार को निभा सकता है। उनकी चुभती हुई नीली आंख की शांति और गुस्से को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयां करती है। अपने विरोधियों से उनका विवाद, अपने सहयोगी साथियों के ऊपर हावी होने के लिए उन्होंने जो डावपेच लगाए थे, इन सब के लिए किलियन मर्फी की अदाकारी ऑस्कर के लिए जबरदस्त अपनी दावेदारी साबित करती है। 1.5 दशक से चले आ रहे आयरन मैन की छवि से बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी ऐसी ही फिल्म की जरूरत थी। लुई स्ट्रॉस का उनके द्वारा किया गया किरदार फिल्म में ओपनहाइमर के विरुद्ध इस तरह का संतुलन बना के रखता है कि नोलन की पूरी फिल्म उनके ऊपर टिकी हुई नजर आती है। कैथरीन ओपनहाइमर के किरदार में एमिली ब्लंट को देखना एक अलग ही अनुभव देता है। इनके साथ ही में फिल्म में मैट डेमन और रामी मलेक का स्पेशल अपीयरेंस है, जिन्हें देखकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न आएगा ही। क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म में
कहानी, वातावरण और उसके हर एक किरदार को विकसित होने का पूरी तरह से मौका देते हैं। उनकी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और संगीत फिल्म के हर एक सीन से ज़बरदस्त तरीके से मैच होता है। ट्रिनिटी टेस्ट में वीएफएक्स या सीजीआई का इस्तेमाल किया है कि नहीं, इसके ऊपर फिल्म के रिलीज से पहले ही बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी थी। और क्या हकीकत है, ये आपको फिल्म देखकर ही सच में समझ में आएगा। अगर आपने बहुत दिनों से बेहतरीन और बढ़िया फिल्म नहीं देखी है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। ओपेनहाइमर आपको फिल्म के तौर पर बहुत अंदर तक झकझोर देती है। ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की फिल्मों में से मास्टरपीस फिल्म कहलाई जाएगी। फिल्म ओपेनहाइमर पे मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।